नमस्कार। मैं सीए उमेश शर्मा आपके सामने लेके आया हूँ पार्ट 3 ऑफ लर्न फ्रॉम होम सीरीज़ ऑफ जीएसटी ड्यू टू कोरोना लॉकडाउन। और इस आज का जो एपिसोड है इसके अंदर हम देखेंगे 57 टेक्निकल ग्लिचेस एंड इश्यूज ऑफ जीएसटीएन नेटवर्क, और साथ साथ में व्हाई मिस्टर नंदन नीलकानी ऑफ इन्फोसिस वॉज कॉल्ड इन 39 जीएसटी काउंसिल मीटिंग, ये प्रश्न का भी उत्तर हमें ढूंढना है। और मैं दर्शकों को बता दूं कि ये एक पेपर मैंने बहुत सोच समझ के बनाया है। इसके साथ साथ में और भी कोई टेक्निकल इश्यूज होंगे तो वो भी आप हमको ज़रूर भेजिए। जो फ़ोन नंबर और ईमेल आईडीज़ मैंने नीचे शेयर किए हैं फीडबैक के लिए। तो चलो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। पूरे दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सुप्रीमसी के लिए इंडिया जाना जाता है। कई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन हमारे इंडिया के टेक्निकल ब्रेन्स के ऊपर रिलाय करते हैं। इनके यहाँ काम करने वाले इनके हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंडियंस है। तो जीएसटीएन नेटवर्क जो कि वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है इंडियन इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, क्योंकि ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट डेटाबेस बना है जिससे टैक्स कंप्लायंस का सॉफ्टवेयर ये दुनिया में बड़ा ही एक अजूबा बन के सामने आया है। जुलाई 2017 के जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के बाद में कई इश्यूज़ इस सॉफ्टवेयर में यानी जीएसटीएन नेटवर्क में हमको फेस हो रहे हैं, टैक्स पेयर्स को फेस हो रहे हैं। हाल ही के अंदर जो सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन है, रिट पिटीशन फाइल किया था दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर टेक्निकल इश्यूज़ को रेस करते हुए। और कमाल की बात तो ये थी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस भी इशू कर दी थी इन्फोसिस और टेक महिंद्रा के हेड्स को कि आप प्रेजेंट रहिए 39 जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो 14 मार्च 2020 को होनी है, और इस कोर्ट के सामने जो टेक्निकल फ्लॉज, ग्लिचेस और लिमिटेशंस जीएसटीएन के जो चैलेंज हुए हैं उसका भी जवाब दीजिए। अब गवर्नमेंट को इनइविटेबल हो गया था इन प्रोजेक्ट मैनेजर्स को कॉल करने का जीएसटीएन के काउंसिल के मीटिंग के अंदर। और जब ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई 39 जीएसटी काउंसिल, वहाँ पर इस जीएसटीएन के आईटी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कशन हुआ। वहाँ पर उनको बताया गया कि ये स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है, 2-2.5 साल हो गए हैं जीएसटी आए। तो इन्फोसिस के चेयरमैन नंदन नीलकानी सर को भी वहाँ पर बुलाया गया और उन्होंने जनवरी 2021 तक टाइम मांगा कि हम इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। पर जीएसटी काउंसिल ने कुछ चीज़ों के लिए जुलाई 2020 तक का ही टाइम दिया है और कुछ के लिए जनवरी 2021 का, जिसमें नंदन नीलकनी सर ने डिमांड की है कि हमको और भी मैन पावर लगेगा जीएसटी नेटवर्क के अंदर, बेटर हार्डवेयर लगेगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, और ये काउंसिल ने एग्री भी किया है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी कि नंदन नीलकनी सर को काउंसिल में बुलाना पड़ा? क्योंकि जीएसटी काउंसिल ये तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड सेंटर से ही चलता है, वही उनके मेंबर्स है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इस आर्टिकल के तहत मैंने कोशिश की है कि कुछ मेजर टेक्निकल ग्लिचेस, एरर जीएसटीएन के आपके सामने लेके आऊँ कि हो सकता है कि यही कारण होंगे जहाँ पर नीलकनी सर को बुलाया गया और उनको सॉल्व करने के लिए कहा गया हो। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं हम अभी के बिगेस्ट फेल्योर ऑफ जीएसटीएन। क्या है बिगेस्ट फेल्योर ऑफ जीएसटीएन? डेफरमेंट ऑफ ई इनवॉइसिंग एंड क्यूआर कोड। डिपार्टमेंट के तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल ब्रेक थ्रू है, गेम चेंजर है ई इनवॉइसिंग इंडियन टैक्सेशन में, और 1 अप्रैल 2020 से ये लागू होगा। इसको सैम्पल बेसिस के ऊपर जनवरी 2020 से इसको ऑप्शनल कर दिया गया था। पर हुआ क्या कि जीएसटी काउंसिल के मीटिंग के अंदर ये डेफर करा गया है, और वो डेफरमेंट आया है 1 अप्रैल 2020, क्योंकि इसके टेक्नोलॉजी के इश्यूज़, एचएसएन कोड्स और रियल टाइम जनरेशन ऑफ ई इनवॉइसिंग के ऊपर जीएसटीएन नेटवर्क का अभी भी काम
बाकी था। तो ये एक सबसे बड़ा फेल्योर हुआ, टेम्पररी फेल्योर क्यों ना हो, पर डेफरमेंट ऑफ ई इनवॉइसिंग। बाद में दूसरा है डेफरमेंट ऑफ ई वैलेट स्कीम। ये जुलाई 2017 में एक्सपोर्टर्स के लिए ई वैलेट सिस्टम आने वाली थी, जहाँ पर प्रपोज हुई थी ओरिजिनल जीएसटीएन पे, पर इसका फर्दर टेक्निकल डेवलपमेंट हुआ नहीं और काउंसिल में ये डिस्कस हुआ कि चलो इसे फाइनल करिए। तो इसके लिए मार्च 2021 तक का समय जीएसटीएन काउंसिल ने लिया है और जीएसटीएन ने भी टेक्निकल इश्यूज़ के कारण इसको एक्सटेंड करवा दिया है, हालांकि ये जल्दी होने जैसी चीज़ थी। फिर डेफरमेंट ऑफ न्यू रिटर्न्स, नए रिटर्न्स के ऊपर भी डिपार्टमेंट के तरफ से बहुत बड़ा इसके ऊपर जन जागृति हुई थी, जिसको RET1 रिटर्न, अनेक्स्चर 1, अनेक्स्चर 2, पर ये भी एक बड़ा टेक्निकल टास्क है और इसकी एक काम जीएसटीएन नेटवर्क को बाकी रह गया था ऐसा लगता है। इसके वजह से भी ये आगे 1 अक्टूबर 2020 तक पोस्टपोन कर दिया गया है, क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट तो पूरी कर दी गई थी लॉ में अमेंडमेंट करके। फिर आते हैं हम शुरुआती दौर में, तो हाल ही के टेक्निकल इश्यूज़ के बाद में अब हम जब शुरू से देखेंगे तो सबसे पहले जीएसटी जुलाई 2017 में जब आया तो माइग्रेशन एंड टेक्निकल इश्यूज शुरू हो गए ट्रांस 1, 2, 3 के फॉर्म के अंदर, और कई बार इसकी ड्यू डेट बढ़ाई गई क्योंकि टेक्निकल ग्लिचेस आए। और सही बात तो ये देखी जाए कि टेक्निकल ग्लिचेस सॉल्व तो हुए नहीं, पर करदाता को हाई कोर्ट्स में जाना पड़ा और पंजाब और हरियाणा का जो जजमेंट आया एड्रफ टेक्नोलॉजीज़ का, ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, जहां पर उनको कहा गया है कि आप मैन्युअली भी फाइल करिए और इसका क्रेडिट दीजिए ट्रांस 1, ट्रांस 2 का। तो टेक्निकल ग्लिच के कारण ट्रांस 1 और ट्रांस 2 ये सेटल नहीं हो पा रहा था। जीएसटी के नेटवर्क के ऊपर करदाताओं को तकलीफ हो रही थी, तो हाई कोर्ट्स ने यहाँ पर बेनिफिट दिया। पर हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट ने ये कहा कि ट्रांस 1 क्रेडिट का जो ट्रांस 1 है उसका कोई एविडेंस ऑफ एरर इन सबमिशन ऑफ ट्रांस 1 अगर नहीं है करदाता के पास में, वैसे देखे जाए तो ऐसे केसेस ये करदाताओं को तकलीफ देंगे कि जहाँ पर करदाता के पास में कोई एविडेंस नहीं है कि जी क्या टेक्निकल हार्डशिप आई थी, तो इसमें जेन्युइन टैक्स पेयर्स को तकलीफ होने वाली है। तो ये प्रूफ ऑफ टेक्निकल एरर बाय जीएसटीएन ना मेंटेन करने से ये करदाताओं को नुकसान हो रहा है। अब आगे देखते हैं हम 1 जुलाई 2017 में जब पहली बार जीएसटी आया तो यहाँ पर कहा गया था हमको कि रिटर्न्स आएंगे। तो फेलियर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनिशियल रिटर्न सिस्टम ऑफ GSTR 1, 2, 3 इन जुलाई 17, ये भी एक टेक्निकल इशू है जहाँ पर जीएसटीएन की असफलता यहाँ पर दिखती है, क्योंकि जो मूल जीएसटी था जिसमें GSTR 1 डिटेल्स ऑफ आउटपुट सप्लाई, GSTR 2 डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई, GSTR 3 ये समरी ऑफ इनवर्ड आउटवर्ड जो रिटर्न कहाँ जा रहा था जिसमें नेट लायबिलिटी भरी जाएगी, पर आगे चलते टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ के चलते एक शॉर्टकट रिटर्न आया 3B और GSTR 2 और 3 को डन अवे कर दिया गया। बाद में ये जो छोटा सा रिटर्न है इसको भी चैलेंज हुआ गुजरात हाई कोर्ट में और उन्होंने कहा कि ये रिटर्न है ही नहीं। फिर रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की गई और हाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी भी इसका फाइनल जजमेंट पेंडिंग है। तो 3B का इंट्रोडक्शन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निकल फेल्यूर ऑफ GSTN। तो चलो हम आगे चलते हैं अब GSTR 2A और रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर। GSTR 2A ये ऑटो पॉपुलेशन आता है, सिस्टम जनरेटेड ऑफ इनवर्ड सप्लाईज का रजिस्टर है, पर यहाँ पर भी कुछ टेक्निकल लैकुनाज और सेटबैक है, क्योंकि GSTR 1 जब सेलर फाइल करता है तो ये पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन 2A में कई बार आती नहीं है रियल टाइम बेसिस के ऊपर। सप्लायर जब अपलोड करता है इनवॉइस इन द प्रीवियस मंथ, कई बार ये इनवॉइसेस उस मंथ में दिखते नहीं है और ITC लेने में ये तकलीफ़ हो जाती है। बहुत सारे 2A के केसेस के अंदर पोर्टल भी सपोर्ट नहीं करता है। जब 2A हम एक्सेल में डाउनलोड करते हैं पोर्टल के ऊपर और ऑटो पॉपुलेटेड 9 के अंदर टेबल 8 में आता है तो ये यहाँ पर
करदाता खुद भी डिसाइड नहीं कर पाता है कि ये डेटा सही है क्या गलत है, क्योंकि दोनों रिपोर्ट्स के अंदर डिफरेंसेस दिखते हैं। अब ये टेक्निकल लैकुनाज डेटाबेस और पिटफॉल जो GSTR 2A के है उसके अंदर भी हम देखते हैं आगे, तो ये क्वार्टरली हाफ ईयरली जनरेट नहीं होता है और हमको ये मंथली बेसिस पे डाउनलोड करना पड़ता है। तो ये एनुअल बेसिस पे डाउनलोडिंग फैसिलिटी आनी चाहिए। अगर टेक्निकल स्नैक की बात कहे GSTR 3B और इसमें जो क्लेम किया हुआ ITC है ये ऑटो पॉपुलेटेड होना चाहिए 2A से, और इसी के लिए इस बार के GST काउंसिल मीटिंग में इसका इंटीग्रेशन डिस्कस हुआ है। तो जल्द ही 3B के अंदर 2A का ऑटो पॉपुलेशन देखने को मिलेगा, जो कि शुरू में ही हो जाना चाहिए था, पर टेक्निकल ग्लिचेस के कारण ये नहीं हो पाया। फिर आगे चलते हैं हम ITC रिलेटेड टेक्निकल इश्यूज़। अक्टूबर 2019 में रूल 36 आया, जिसके अंदर 20% पहले ITC देंगे जो 2A में नहीं दिखेगा, उसके हिसाब से बाद में इसको जनवरी से 10% कर दिया गया। अब ये सारा जो झंझट है ये टैक्स पेयर्स को खुद को ही निकालना पड़ता है। हमारा ये मानना था कि 2A के अंदर ही ये कैलकुलेशंस आ जाने चाहिए, पर ये कई बार आते नहीं है। और ये जो ऑटो पॉपुलेशन ITC का 36(4) के कारण नहीं हो पा रहा है, तो ये टेक्निकल ब्लॉकेज है डेटा का और सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम ऑफ GSTN का, और अननेसेसरी टैक्स पेयर के ऊपर ये बर्डन आ जाता है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस का। फिर आगे 2A के जो रिकन्सिलेशन नहीं मिल पा रहा है, जो ITC हमने क्लेम कर लिए है, और इनवॉइस वाइज इसमें ट्रैकिंग कितना 3B में ले लिया, कितना बाकी है, ये भी एक सेल्फ असेसमेंट प्रोसेस हो गई है। तो टेक्निकली इसको कंट्रोल कर लेना चाहिए था GSTN ने, पर हो नहीं पा रहा है। फिर साथ में बोगस ITC के भी बहुत इश्यूज आ रहे हैं। इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी हाल ही में पेनल्टी लाई है बोगस ITC और फ्रॉड इन्वॉइसेस इशू करने में। अब न जाने ये आगे टेक्निकली कैसे लिंक होगा ई-वे बिल से और GST के और इनकम टैक्स के पोर्टल से, तो ये भी एक देखना पड़ेगा कि टेक्निकली गवर्नमेंट कैसे कोप अप करेगी ये दोनों डेटाबेसेस में। आगे हम चलते हैं GSTR 9 और 9C के इश्यूज़ में। तो ये तो CA और कॉस्ट अकाउंटेंट जो ऑडिट करने वाले थे उनको तो कई बार ये इशू फेस हुआ है 9 और 9C, और बाद में इसके टेबल्स ऑप्शनल किए गए, ये भी टेक्निकल इश्यूज़ के कारण है। कई बार तो डिजिटल सिग्नेचर्स को भी साइन करने के लिए 9C साइन करने के लिए तकलीफ होती है। ऑटो पॉपुलेशन ऑफ 2A डेटा भी 9 में प्रॉपरली आता नहीं है। फिर ऑडिट फाइनलाइजेशन करने के बाद में अपलोडिंग भी बड़ा कम्बरसम हो जाता है। ये करते वक्त विंडोज़ के सिस्टम, जो सन फाइल्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इश्यूज़, ई-साइनर के इश्यूज़, फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर के इश्यूज़, ऐसे कई हर्डल्स पास करने के बाद में ही वो साइनिंग अप हो पाती है 9 और 9C की। ये इशू तो आते ही है। फिर राउंडिंग ऑफ अपलोडिंग के भी इश्यूज आते हैं। सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस मिल जाते हैं 9 और 9C के अंदर। वो एरर रिपोर्ट भी जनरेट होती है, पर ये एरर रिपोर्ट भी प्रिसाइज होती नहीं है। कई बार ऑफलाइन टूल्स के अंदर भी हमको इसमें कई बार चेक करने में दिक्कतें आती है। अब इस 9 और 9C के अंदर जो ऑप्शनल कर दिया गया लेटर स्टेज के अंदर टेबल्स को, तो ये भी कभी कभी ऐसा लगता है कि टेक्निकल सेटबैक हुआ 2A का डेटा अपलोड नहीं होने के कारण 9 के अंदर। फिर 9 और 9C का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था नेट लायबिलिटी का अमाउंट नहीं मिलना। अब इस फॉर्म में चेंजेस करना मतलब इसके स्कीमा में चेंजेस करना, जोसन फाइल में चेंजेस करना, तो ये टेक्निकल इश्यूज़ के कारण 9 और 9C भी अपडेट हो नहीं पा रहे हैं। अब चलते हैं हम राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट के तरफ, जो टैक्स बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का था, जहां पर ये 9 और 9C फाइल करते वक्त पोर्टल के ऊपर कई इश्यूज आए। टैक्स बार ने कई बार कोर्ट के सामने भी पेश किया कि 9 और 9C अपलोड नहीं हो रहे हैं, और साइट के ऊपर आता था कि 1.5 लाख टैक्स पेयर है जो ऑलरेडी ये डेटा सबमिट कर रहे हैं, आप थोड़ा रुकिए, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। तो ये रिजल्ट्स के चलते कई बार ये पेंडेंसी के कारण ट्वीट्स हुए, ड्यू डेट एक्सटेंशन, GSTN के माल फंक्शनिंग के कारण CBC को, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन मैडम को भी ये पेश किया गया, और फिर
स्टैगर्ड मैनर के अंदर डेट बढ़ाई गई और ये लेट फीस जो डिपॉजिट हो रही थी टेक्निकल इश्यूज़ के कारण उसके रिफ़ंड के ऊपर भी बड़े इश्यूज़ आए। तो इन्हें हाई कोर्ट्स के अंदर भी ये जीएसटीएन के टेक्निकल इश्यूज़ डिस्कस हुए। फिर आते हैं हम रिफंड एंड एक्सपोर्ट्स रिलेटेड इश्यूज़। ये इश्यूज़ के अंदर एक प्रोमिनेंट इशू ऐसा दिखना है कि आइस गेट का जो पोर्टल है कस्टम्स का, वो उसके अंदर कोई भी माइनर डिफ़िकल्टी आई तो वो मिसमैच डेटा होता है और जीएसटी पोर्टल से टैली करने में बड़ी दिक्कत आती है RFD 01 भरते वक्त। और जो मिसमैच आ जाता है डेटा में जीएसटी पोर्टल और आइस गेट में, तो रिफ़ंड एप्लीकेशन कई बार रिजेक्ट हो जाती है। इसमें टेक्निकल ग्लिचेस सॉल्व होना चाहिए। ये एक एनोलॉमी है जिसको जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहिए। फिर आते हैं हम ARN ट्रैकिंग को। नो डिटेल्स ऑफ ARN एंड प्रोसेसेस अवेलेबल फॉर टैक्स पेयर ऑफ RFD 01। फिर ये जो LUT और बॉन्ड्स हम अप्लाई करते हैं 31 मार्च के पहले टैक्स पेमेंट नहीं है उसके कारण, तो यहाँ पर हमें डेटा नहीं मिलता है कि कितने एक्सपोर्ट्स हो गए, वो LUT के अमाउंट को हमने क्रॉस किया है कि नहीं, या वो LUT मैंने अप्लाई किया था कि नहीं किया था। तो लॉगिन ID के अंदर ये मिलना चाहिए टैक्स पेयर्स के प्रोफाइल के अंदर। कई बार RFD 01 हम नॉर्मली भी फाइल करते हैं तो प्रोसेस डिले हो जाती है। रिकन्सिलेशन ऑफ इनवॉइसेस विद GSTR 1, 2A, ये पेन टेकिंग एफर्ट्स हो जाते हैं, तो ये थोड़ा ऑटोमेटेड प्रोसेस होना चाहिए RFD 01 का। फिर आते हैं मेन एरिया में जहाँ पर है ई-वे बिल। ई-वे बिल 1 अप्रैल 2018 से तो लागू हो गया, सक्सेसफुली उसको फेज मैनर में भी रोल आउट किया, ये बड़ी अच्छी बात है। पर सबसे बड़ा इशू यहाँ पर है कि 2 डेटाबेसेस यानी ई-वे बिल की वेबसाइट अलग, GST रिटर्न की वेबसाइट अलग, अब इनका दोनों का मिलाप और रिकन्सिलेशन ये टेक्निकल इशू आखिरी तक बना ही रहेगा। फिर आते हैं हम ये जो ई-वे बिल जनरेशन में GSTR 1 का भी लिंकिंग का एक चैलेंज था, क्योंकि GSTR 1 और 3B में भी मिसमैच आते हैं, ई-वे बिल में मिसमैच आते हैं, उसकी नोटिसेस आई है। तो ऑटो पॉपुलेशन ऑफ 1 एंड 3B ये मैंडेटरी करना चाहिए और इससे रिकन्सिलेशंस और मिसमैच के बर्डन कम होने में फ़ायदा होगा। फिर चलते हैं हम ई-वे बिल पोर्टल। यहाँ पर कई बार डेटा जब हम लेते हैं तो एक ही मंथ का मिलता है, वो भी 5 ही दिन का मिलता है। तो यहाँ पर पूरे मंथ का डेटा मिलना चाहिए, ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट का इशू दिख रहा है। फिर चलते हैं हम आगे, कई बार लॉगिन नहीं आती है ई-वे बिल के पोर्टल पे, तो ये छोटा सा एक टेक्निकल इशू है पर ये सॉल्व भी हो जाता है। फिर एक मेजर इशू आता है पेनल्टी और गाड़ियाँ रोकने का ऑफिसर्स के जरिए, क्योंकि माइनर मिस्टेक्स या टेक्निकल मिस्टेक्स ई-वे बिल में आ जाती है, जो CBEC ने भी क्लेरिफाई की है कि यहाँ पर ये ई-वे बिल बनाते वक्त अगर गलती हुई है तो इसके माइनर मिस्टेक्स और ये जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी है और वो क्या है। तो जैसे स्पेलिंग मिस्टेक कंसाइनर कंसाइनी का, HSN कोड्स के इश्यूज़ है, तो ये ऑटो पिकअप हो जाना चाहिए, उनके नाम आ जाना चाहिए, GSTN नंबर्स और ये SSC कोड। अब कुछ जजमेंट्स भी आए जिसमें माइनर मिस्टेक क्या है ये बताई गए, जैसे सबिता रियाज, फिर बाद में डायमंड मेंटल, फिर बाद में मोहम्मद रफ़ी स्टेट ऑफ केरला, जहाँ पर माइनर मिस्टेक है राइटिंग ऑफ डिस्टेंस, राइटिंग ऑफ व्हीकल नंबर, फिर राइटिंग ऑफ टैक्स इनवॉइस नंबर और ई-वे बिल के अंदर व्हीकल नंबर। अब ये सारे इश्यूज माइनर मिस्टेक्स तो है, पर यहाँ पर रिवीजन ऑफ ई-वे बिल आ जाना चाहिए टू अवॉइड द लिटिगेशंस, और टेक्निकली ये पॉसिबल कर देना चाहिए। जब वैलिड ई-वे बिल का समय है तो माइनर मिस्टेक्स के रिवीजन्स का आना चाहिए, पर टेक्निकल इश्यूज़ के कारण ये अभी भी अटका हुआ पड़ा है ऐसा लगता है। फिर और क्या इश्यूज़ आते हैं तो हम देखते हैं, तो नए रजिस्ट्रेशन करते वक्त जब हम जाते हैं तो फाइल की साइज़ 100 KB तक ही आती है। अभी नए HD वर्ल्ड के अंदर हाई डेफिनेशंस के अंदर ये कम्बरसम टास्क हो जाता है फ़ोटोग्राफ्स को अपलोड करना 10 KB, तो इसकी कैपेसिटी एनहांस करना चाहिए। फिर कंपोजिशन के अंदर एक छोटा सा इशू है, हाल ही के अंदर सर्विसेज प्रोवाइडर्स का अभी तक ये कंपोजिशन के लिए अलग से एप्लीकेशन आया नहीं है, तो ये फटाफट टेक्निकली अवेलेबल हो जाना चाहिए टैक्स पेयर्स को। फिर इश्यूज़ ऑफ GST हेल्प डेस्क और ग्रीवियंसेस ऑन री एड्रेस पोर्टल,
जीएसटीएन का जो हेल्पलाइन है, टेलीफोन है, वहाँ पर कई बार हम फ़ोन करते हैं पर वहाँ पर रिस्पांस कई बार मिलता है, कई बार नहीं मिलता है। इसका रिकॉर्ड मिलना चाहिए टैक्स पेयर को, क्योंकि ये प्रूफ बन जाता है, एविडेंसेस बन जाता है डिस्प्यूट्स में, पर अभी तक ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हुई है टैक्स पेयर्स को। फिर हिस्ट्री ऑफ ग्रीवियंसेस, जीएसटीएन नेटवर्क के ऊपर जो भी हमने ईमेल्स भेजे हैं, जो भी वेबसाइट के ऊपर टिकट जनरेट किए हैं, उसका कई बार इररिलेवेंट एक्सप्लेनेशन आ जाते हैं, उसका रिकॉर्ड हमको खुद को मेंटेन करना पड़ता है टैक्स पेयर को। पर अगर इसकी हिस्ट्री मिल जाए टैक्स पेयर्स के लॉगिन के ऊपर, तो कोर्ट्स के अंदर ये एविडेंस बोल के काम आएगा और जेन्युइन हार्डशिप टैक्स पेयर को कम होगी। तो ये एक फैसिलिटी बढ़ानी चाहिए हिस्ट्री ऑफ ग्रीवियंसेस की टैक्स पेयर्स के लॉगिन में। फिर आते हैं ऑटो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट नॉट प्रोवाइडेड। गवर्नमेंट ने सेक्शन 50 के अंदर नेट 64, 36 के भी नोटिसेस दिए हैं, जहाँ पर डिलेड पेमेंट है, एक्सेस आईटीसी के नोटिसेस भी इशू किए हैं। पर हमारा ये मानना है कि ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो नेट बेसिस के ऊपर ऑटोमेटिक आना चाहिए, इसका पॉपअप अराइज होना चाहिए 3B फाइल करते वक्त, जिससे टैक्स पेयर टाइमली इंटरेस्ट और करेक्ट इंटरेस्ट पे कर सके। फिर कई बार इशू आ जाता है वेबसाइट ओवरलेड ऑफ ड्यू डेट्स। ये तो हमने फेस किया ही है कि जीएसटी के रिटर्न फाइल करते वक्त ये हेडेक रहता है कि हम कहीं उन 1.5 लाख टैक्स पेयर में तो नहीं जो एक साथ रिटर्न भरना चाह रहे हैं। 3 साल के बाद में इसको 3 लाख के ऊपर लेके गए हैं, जो कि 1.5 करोड़ के लगभग अभी टैक्स पेयर है। तो ये एक लिमिटेशन ऑफ जीएसटीएन नेटवर्क है। फिर टैक्स पेयर्स को कई बार जीएसटीएन ट्रैफिक की वजह से वेट करना पड़ता है, गलती से लेट फीस भरी जाती है टेक्निकल इश्यूज़ के कारण। तो ये एक टेक्निकल सेटबैक है, पर ये टैक्स पेयर के जेब से जाता है। फिर जीएसटीएन वेबसाइट जो है ये कभी क्रैश होती है, तो कभी कभी प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, जो इनकन्वीनियंस कॉस्ट आ जाता है। तो इसके स्क्रीनशॉट मेंटेन करने का, हालांकि ये जीएसटीएन नेटवर्क खुद बता सकता है कि हमारी क्रैश कब कब हुई है और इसके एविडेंसेस क्या क्या है, कौन कौन लॉगिन हुआ था। तो ये जो टेक्निकल ग्लिचेस है ये डिपार्टमेंट को पता चला, फिर इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ, तो फिर ये अभी स्टैगर्ड मैनर में ड्यू डेट्स बढ़ाई गई 5 करोड़ के नीचे वालों के लिए, 22 करोड़ के ऊपर, जो 5 करोड़ के ऊपर वालों के लिए। तो ये भी टेक्निकल ग्लिचेस छुपाने के लिए ही किया गया है। फिर आगे चलते हैं हम ओटीपी के तो इश्यूज़ कई बार आते हैं, बीच में तो रजिस्टर्ड आईडी पे आते नहीं थे, फ़ोन्स पे भी आते नहीं थे, बाद में ये सॉल्व हो गए। फिर एक ये इशू आता है कि लॉन्ग हॉल फॉर डेटा डाउनलोडिंग एंड मॉडिफाइंग द डेटा, 20 मिनट ले लेता है हर महीने का डेटा GSTR 1 और 2 अगर हम डाउनलोड करना चाहते हैं। अगर इसके अंदर कोई भी थोड़ा मॉडिफाई करना है, चेंज करना है पोर्टल पे डेटा, तो ये 20 मिनट तक रुको। तो ये चेंजेस करने में बड़ा टाइम वेस्ट होता है टैक्स पेयर्स का, जो कि रिजॉल्व हो सकता है थोड़ा टेक्निकली फास्ट किया तो। फिर प्रीव्यू ऑफ इनवॉइसेस नॉट अवेलेबल फुल्ली अंडर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ GSTR 1। अगर टैक्स पेयर है जिसने 500 के ऊपर अगर इनवॉइसेस GSTR 1 में डाले हैं, तो उसका प्रीव्यू नहीं होता है और ये ऑफलाइन टूल में कई बार करने को दिक्कत हो जाती है। ये लेंदी टास्क बन जाता है बड़े बड़े टैक्स पेयर के लिए। तो इसका एक सिंपल प्रीव्यू शुड बी मेड अवेलेबल फॉर बिग टैक्स पेयर। तो ये टेक्निकल डेटाबेस इशू है जो रिजॉल्व होना चाहिए। फिर बाकी शॉर्ट कमिंग्स क्या क्या है जीएसटीएन के डेटाबेस की, वो हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कई बार हम डाउनलोड करते हैं तो 6 महीने का ही आता है, तो ये साल भर का क्यों नहीं मिलता। फिर 3 साल हो गए हैं जीएसटी इम्प्लीमेंट होकर, अभी तक अपील का मॉड्यूल ऑनलाइन नहीं हुआ है, अभी भी हमको मैनुअल अपील फाइल करने पड़ रहे हैं। फिर दूसरी एक फैसिलिटी है कि मेरा एक ही पैन है, मेरे मल्टीपल जीएसटीएन है, तो सारे मेरे जीएसटीएन के टर्नओवर्स और क्यूमुलेटिव मेरे रिटर्न फाइलिंग का सिंगल रिपोर्ट जीएसटी पोर्टल से क्यों नहीं मिल सकता। जैसे महाराष्ट्र में, एमपी में, गुजरात में भी मेरा जीएसटीएन है, मेरा एक ही पैन है, मुझे बैलेंस शीट से टैली करना है असेसमेंट में, तो जीएसटीएन नेटवर्क तो एक ही है, वहाँ से मुझे एक कंबाइंड रिपोर्ट क्यों नहीं मिलती, ये भी एक सोचने लायक बात है। फिर मार्केट के अंदर जो जीएसटीएन सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स है, जिसको हम जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर बोलते हैं, एपीआई, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, रिटर्न्स फाइलर्स, ये आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कोप अप करना चाह रहे हैं जीएसटीएन के रिक्वायरमेंट से, पर वो स्टकअप हो जाते हैं। फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ जोसन फाइल्स,
कंप्लायंस स्कीमा इसके अंदर, और ये इनएडिक्वेट टेक्निकल सपोर्ट के कारण ये बाकी कंपनीज भी मार्केट में जीएसटी की जैसा चाहिए वैसे टैक्स पेयर को सर्विसेज नहीं दे पा रही है। फिर ग्रेडिंग सिस्टम, शुरुआत में कहा गया था कि हम टैक्स पेयर को ग्रेड करेंगे, अब कहा गया है कि नो योर सप्लायर की फैसिलिटी हम देंगे 39 काउंसिल में, जो कि पहले ही आ जाना चाहिए था। टेक्निकल ग्लिचेस के कारण ये हो नहीं पा रहा है, तो देखते हैं आगे कैसे ये होती है। सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट एक हर्डल जो और लग रहा है वो HSN कोड और ACC कोड के समरीज जो ऑटो पॉपुलेटेड होना चाहिए, ये लूज एंड नहीं रहना चाहिए। सिस्टम ने खुद पिकअप कर लेना चाहिए HSN कोड डालते ही, ACC समरी डालते ही, कि ये क्या है। GSTR 1 को लिंकिंग भी ACC कोड और HSN कोड से आना चाहिए, नहीं तो आज तो ऐसा लग रहा है कि HSN समरी का तो इम्पोर्टेंस ही लॉस्ट हो गया है। अब चलते हैं हम आगे, जो लिमिटेड और नो राइट्स टू द लोकल ऑफिसर। जो जुडिशनल ऑफिसर है उसको लिमिटेड राइट्स है, उसके डैशबोर्ड के ऊपर बहुत टेक्निकल डेटा कम दिया गया है जिससे वो टेक्निकल इशू सॉल्व कर सकता है। तो GSTN ने ये बढ़ा देना चाहिए, टैक्स पेयर्स को क्वेरीज रिजॉल्व करने के लिए जुरिडिक्शनल ऑफिसर के पास में जाए और उससे ये फटाफट सॉल्व कर ले, ये फैसिलिटी बढ़नी चाहिए। पीछे जाके देखते हैं तो ITC 04 स्क्रैप कर दिया गया है, जॉब वर्क और प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर का। कई बार तो ऐसा लगता है कि इसमें भी टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, इसकी वजह से ये स्क्रैप कर दिया। फिर TDS और TCS कंप्लायंस के अंदर एक गैप रह जाता है कि पोर्टल में जाके हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो हमारा ये कहना है कि यहाँ पर क्यों ना पॉपअप आए जिसके वजह से मुझे पता चले कि मेरा TDS का एक्सेप्टेंस बाकी है और मैं उसको एक्सेप्ट कर पाऊँ। फिर आगे चल के देखते हैं, नो ऑप्शन फॉर रिव्यूइंग कम्युनिकेशन ऑफ नोटिसेस। जो भी नोटिसेस मुझे इशू हो रही है मेरे लॉगिन आईडी के ऊपर मिल जाना चाहिए, जैसे इनकम टैक्स में मिलता है कि कौन कौन सी नोटिसेस आई है, तो हिस्ट्री ऑफ नोटिसेस मुझे मिलना चाहिए टैक्स पेयर के लॉगिन में। फिर नो ऑप्शन टू फाइल रिवाइज रिटर्न। कई बार तो ऐसा ही लगता है कि हर लॉ के अंदर रिवाइज रिटर्न का फैसिलिटी है, फिर GST में क्यों नहीं। तो ये टेक्निकल हार्डशिप लग रही है GSTN की कि यहाँ पर मिस्टेक्स रेक्टिफाई करने के लिए नेक्स्ट रिटर्न के अंदर जाके 3B में जाके जुगाड़ करो, तो उससे अच्छा अगर रिवीजन का आ जाए तो ये सॉल्व हो सकता है। डेटाबेस के मल्टीपल डेटाबेस के वजह से ये GSTN नेटवर्क की हार्डशिप हमको फेस करनी पड़ रही है। तो ये कुछ चीज़ें थी, और इसमें एक था सेल्स रिटर्न अगर हो जाता है उस मंथ के अंदर सेल नहीं है तो GSTR 3B में निगेटिव फिगर आती नहीं है, ये भी एक इशू है जो रिजॉल्व हो सकता है। फिर बाकी कौन से टेक्निकल एरर्स है GSTN पोर्टल के ऊपर जो सोशल मीडिया पे आई है, तो ट्विटर एक ऐसा जरिया है जो ऐसा वेपन है जहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम हम नोट डाउन करते हैं, ट्वीट करते हैं CBIC को, ऑनरेबल FM मैडम को और ऑफिशियल्स को, जिसके कारण उनको भी अपडेट मिल जाता है और कोई भी जाके देख ले तो ट्विटर के ऊपर वो सर्च कर सकता है कि और भी कितने टेक्निकल इशू GSTN पे थे। तो वन ऑफ द डेटाबेस फॉर टेक्निकल इशू इज़ ट्विटर। तो ये थे अपने 57 टेक्निकल इश्यूज और हिस्ट्री जो मैंने छोटा सा एक अटेम्प्ट किया है टेक्निकल इश्यूज ऑफ GSTN। तो मेरी इच्छा ये है कि आप इसको गाइडेंस बोल के यूज़ करें, और एक PDF का मैं साथ में ये आपको मेल भी कर दूंगा या WhatsApp पे भी दे दूंगा ये पूरा आर्टिकल, तो ज़रूर इसमें आपके वैल्यूएबल सजेशंस और फीडबैक दे। तो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं 57 टेक्निकल ग्लिचेस का ये अपना आर्टिकल। तो देखते रहिए कर नीति का YouTube चैनल और आपके सजेशंस हमको ज़रूर भेजें। थैंक यू।